गुड मॉर्निंग क्लास। जैसे प्रीवियस क्लास में पार्ट 6 पढ़ा था। प्रीवियस क्लास में हमने टू को किस तरह से सो दैट में चेंज होते हैं, सो दैट किस तरह से टू में चेंज होते हैं, वो सेंटेंस हमने जाने थे। किस तरह से सेंटेंस हमने बनाए थे वो देखा था आपने। किस टाइप के सेंटेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी हमने देखा था। टुडे वी शैल रीड हाउ टू चेंज इंट्रोगेटिव टू असर्टिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव टू assertive sentence। ट्रांसफॉर्मेशन की ध्यान रखना हमें। जैसे हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसका जैसे उल्टा भी हमें चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इंट्रोगेटिव टू असर्टिव दे रखा है तो असर्टिव टू इंट्रोगेटिव चेंज होगा। हम एक सेंटेंस के जरिए दोनों तरह से चेंजेस किस तरह करते हैं वो देखेंगे। जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था, लास्ट प्लेस क्लास में पढ़ा टू किस तरह चेंज सो दैट में चेंज करते हैं, तो उसी तरह से सो दैट को किस तरह से टू में चेंज करते हैं, हम चीज़ देखनी है। तो इंट्रोगेटिव को हमने असर्टिव चेंज किस तरह से करना है, तो हम आज ये हम पढ़ेंगे कि इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस एग्जाम में आए उसे असर्टिव में किस तरह चेंज करते हैं और असर्टिव को इंट्रोगेटिव में किस तरह से चेंज होता है। देखिए आप देखिए मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं और चारों सेंटेंसेस मैंने आपको इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस दिए हैं क्योंकि आपको मार्क दिख रहा होगा इंट्रोगेटिव मार्क। ठीक है, जब भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव के एग्जाम में आए उसे इंट्रोगेटिव किस तरह चेंज करना है, असर्टिव में चेंज करना है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस जब होता है उसको जब असर्टिव में चेंज करते हैं तो वो सेंटेंस हमेशा नेगेटिव में चेंज होता है। और इंट्रोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस जब इसको असर्टिव में चेंज करेंगे तो सेंटेंस बनेगा अफर्मेटिव में। देखिए मैं चेंज कर रहा हूँ, तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव का इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब उसको असर्टिव में हम चेंज करेंगे तो उसका वो नेगेटिव बनेगा। तो देखिए कैसा बनेगा सेंटेंस। फर्स्ट, यू डोंट लव मी, ये सेंटेंस बना इसका असर्टिव सेंटेंस बना, और ये सेंटेंस था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस जो अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस था तो उसको मैंने असर्टिव में चेंज किया तो किस तरह से बना, वो नेगेटिव में बना। सेम वही कंडीशन सेकंड सेंटेंस देखिए, डज ही नॉट राइट अ लेटर। अब ये सेंटेंस किसका है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जब हम असर्टिव में चेंज करेंगे तो सेंटेंस कैसा बनेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा। तो कैसे चेंज होगा ये, ही राइट्स अ लेटर। अंडरस्टूड। देखिए डज ही नॉट राइट अ लेटर, तो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव था तो मैंने इसको असर्टिव में चेंज किया। किस में चेंज हुआ, ही राइट्स अ लेटर। सेकेंड थिंग, थर्ड सेंटेंस देखिए, आर यू अ स्टूडेंट। अब ये सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो ऑब्वियसली जब असर्टिव में चेंज होगा किसमें बनेगा, नेगेटिव में चेंज बनेगा। तो देखिए तो कैसा बनेगा, यू आर नॉट अ स्टूडेंट। और लास्ट सेंटेंस देखिए, एम आई राइट, ये भी इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस है तो चेंज होगा असर्टिव में तो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो कैसे बनेगा, आई एम नॉट राइट। अंडरस्टूड। तो जो एक चीज़ हमने कुछ समझ में आया यहाँ पे कि हमें ये देखना है कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव है या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो असर्टिव में बनाएंगे तो वो नेगेटिव बनेगा। सेम वही चीज़ कंडीशन, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो उसको असर्टिव में चेंज करेंगे तो सेंटेंस किसमें बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा। असर्टिव अफर्मेटिव में सेंटेंस चेंजेस होगा। अंडरस्टूड। तो मैंने आपके सामने कुछ ऐसे सेंटेंसेस दिए हैं, उसको हमने इस तरह से चेंजेस किया।
तो मैं आपको समझ में आए होंगे सेंटेंस किस तरह से चेंजेस किए हमने, फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेंटेंस, अंडरस्टूड। फिर एग्जाम में कुछ और टाइप्स के भी सेंटेंस आते हैं, जैसे कि WH वाले सेंटेंस आते हैं इंट्रोगेटिव में, उससे किस तरह से चेंज करने होते हैं देखिए आप। Who has not done this works? Who does not know ठीक है। एक सेंटेंस और देख लेते हैं हम, हु वाले सेंटेंस। देखिए अब इंट्रोगेटिव के WH से स्टार्ट किए सेंटेंस, इससे पहले हमने जाना सिंपल सेंटेंस जो हेल्पिंग से स्टार्ट होने वाले थे। अब देखिए WH में मैंने हु वाले सेंटेंसेस दे रखे हैं। अब जब भी ये सेंटेंस, जैसे कि फॉर्मूला वही अपनाना आपको, मतलब जब सेंटेंस आपको इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव सेंटेंस हो, जब उसको नेगेटिव में मतलब असर्टिव में चेंज करेंगे तो वो नेगेटिव में चेंज होगा। सेम वही सेंटेंस इंट्रोगेटिव का नेगेटिव होगा तो असर्टिव में अफर्मेटिव में चेंज होगा। बट यहाँ पे कुछ एक नया वर्ड आपको यूज़ करना है। जब भी जो सेंटेंस हु से स्टार्ट होते हैं वो सेंटेंस, देखिए यहाँ में सबसे मैंने जो सेंटेंस हु से स्टार्ट होते हैं उसमें आपको, अब ये सेंटेंस देखिए अफर्मेटिव का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसको किस में चेंज करेंगे, असर्टिव के नेगेटिव में चेंज करें। तो नेगेटिव में चेंज करने से आपको यहाँ पे वर्ड यूज़ करना है नो वन। कौन सा वर्ड यूज़ करना है आपको, नो वन, ठीक है। नो वन नोज पंडित नेहरू, ये फर्स्ट सेंटेंस का नेगेटिव में असर्टिव में चेंज हुआ है। सेकेंड थिंग देखिए आप, अब ये इंट्रोगेटिव का नेगेटिव वर्ड है तो उसको हम अफर्मेटिव में चेंज करेंगे असर्टिव के। तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड आएगा एवरीवन हैज डन दिस वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हु डज नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो इसका आएगा, आपको अफर्मेटिव में चेंज करना है, इसका आएगा एवरीवन नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। देखिए और लास्ट सेंटेंस है हु डज नॉट फिनिश होमवर्क, इसका भी आएगा एवरीवन फिनिशेस हो जाएगा होमवर्क, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रूल्स हमें ये पता चलना चाहिए कि सेंटेंस हमारे इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव होगा तो असर्टिव में चेंज करेंगे तो नेगेटिव में चेंज होगा। सेम वही कंडीशन इंट्रोगेटिव का नेगेटिव में होगा तो जब उसको असर्टिव में चेंज करेगा तो अफर्मेटिव बनेगा। जैसा कि मैंने आपके सामने चेंजेस किए, देखिए फर्स्ट सेंटेंस हु नोज पंडित नेहरू, ये सेंटेंस अफर्मेटिव था इंट्रोगेटिव का तो मैंने इसको चेंज किया असर्टिव में, तो नेगेटिव में चेंज किया। देखिए आप नो वन लिखा हुआ मैंने। सेकंड सेंटेंस में देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव का नेगेटिव वर्ड था नॉट था, तो हमने जब उसको असर्टिव में चेंज किया तो देखिए अफर्मेटिव में चेंज हुआ है, एवरीवन हैज़ डन दिस वर्क्स।
नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, हु डज नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ये नेगेटिव का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसको मैंने असर्टिव में चेंज किया, तो देखिए अफर्मेटिव में चेंज किया, एवरीवन नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। और फोर्थ सेंटेंस है हमारा लास्ट, हु डज नॉट फिनिश होमवर्क। ये भी इंट्रोगेटिव का नेगेटिव था, इसको मैंने असर्टिव में चेंज किया, तो अफर्मेटिव चेंज किया, एवरीवन फिनिशेस होमवर्क्स। अंडरस्टूड? ठीक है, ओके, थैंक यू। डाल्टनवाद, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, डाल्टन ने सबसे पहले परमाणुवाद को दिया। उसके अनुसार जो पदार्थ होता है छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसको हम बोलते हैं एटम, एटोमॉस यानी अविभाज्य। तो सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन, डाल्टनवाद, इसके अकॉर्डिंग जो पदार्थ होता है छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, पदार्थ यानी मैटर सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसको क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। इन एटम को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एटोमोस का मतलब होता है अविभाज्य। ये डाल्टन के अकॉर्डिंग था। फिर उसने दूसरा जो नियम दिया डाल्टनवाद में, यानी कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का जो सेकंड पॉइंट है, उसके अकॉर्डिंग जो पदार्थ होते हैं वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? एटम या परमाणु, जिनके हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। ये इनडिवाइजेबल होते हैं। थर्ड, एक ही तत्व के सभी परमाणु, एक ही तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं? सेम। एक ही तत्व के यानी एक सेम एलिमेंट के जो सभी एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं एटम। किसमें? मास में यानी द्रव्यमान में, शेप में यानी आकार में। सेम एटम होते हैं मास और शेप में। चौथा, डिफरेंट एटम्स, भिन्न भिन्न तत्वों के, भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। किसमें? मास और शेप में। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे सोडियम एलिमेंट है तो उसके सारे जो एटम्स होंगे वो द्रव्यमान यानी उन मास और शेप में सेम होंगे। और अगर एक ले लिया मैंने सोडियम और एक ले लिया मैंने क्या ले लिया? हाइड्रोजन ले लिया, तो क्या होगा? वो मास और शेप में क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। ये अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी यानी डाल्टनवाद के अनुसार। इस थ्योरी के अनुसार जो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उसमें कौन भाग लेते हैं? परमाणु भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं? परमाणु भाग लेते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन मतलब छोटे छोटे कण हैं, तो कौन भाग लेते हैं? परमाणु। इसका जो छठा पॉइंट था कि किसी भी तरह से हम न तो परमाणु को नष्ट कर सकते हैं, न ही बना सकते हैं। तो ये था डाल्टनवाद। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन, अकॉर्डिंग टू डाल्टन, डाल्टन के अनुसार पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें एटम कहते हैं। ये इनडिवाइजेबल होते हैं यानी इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। किसी भी पदार्थ का सूक्ष्म कण जिससे वो बना होता है उसको एटम या परमाणु कहते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान और आकार में समान होते हैं। अलग अलग तत्वों के
परमाणु होते हैं वो द्रव्यमान और आकार में भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इन केमिकल रिएक्शन में परमाणु भाग लेते हैं और लास्ट न तो परमाणु को बनाया जा सकता है न ही उसको ख़त्म किया जा सकता, यानी न तो उसको हम रिपेयर कर सकते हैं न ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब है संशोधित डाल्टनवाद। संशोधित डाल्टनवाद यानी कि इसमें कुछ संशोधन किया गया। किसने किया? रदरफोर्ड और थॉमसन आए, जे थॉमसन। इन्होंने खोजें की और थोड़ा सा और अंदर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, खोज करी, तो उन्होंने देखा कि जो परमाणु होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और उन्होंने कुछ चेंजेस देखे, तो उन्होंने डाल्टनवाद में कुछ करेक्शन किया, यानी कि जो डाल्टन की थ्योरी थी उसमें करेक्शन करके जो नई थ्योरी दी वो कहलाती है संशोधित डाल्टनवाद। संशोधित डाल्टनवाद। इसमें करेक्शन केवल उसने क्या कर रखा, डाल्टन की थ्योरी में करेक्शन कर रखा। फर्स्ट है इसमें जो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो परमाणु हैं वो अविभाज्य हैं, लेकिन वो किससे बताया था अविभाजित हैं, लेकिन रदरफोर्ड, जॉन थॉमसन जो साइंटिस्ट थे इन्होंने खोज करके बताया कि जो परमाणु होते हैं वो और छोटे छोटे कणों से, मूल कणों से मिलकर बने होते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलते हैं, ये 3 एलिमेंट्री पार्टिकल से बने होते हैं मूल कणों से, जिनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो फर्स्ट है कि जो परमाणु होते हैं वो विभाजित हो सकते हैं, क्योंकि वो 3 मूल कणों से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। दूसरा, एक ही तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान और आकार में क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन इन्होंने बताया अलग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आइसोटॉप की खोज की, समस्थानिकों की खोज होने से। जैसे हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? 3 आइसोटॉप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम। तो इनका क्या हो गया? ये क्या हो गया? द्रव्यमान संख्या क्या हो गई? चेंज हो गई। तो एक ही तत्व के सभी परमाणु आइसोटॉप की खोज के बाद, यानी समस्थानिकों की खोज के बाद क्या हो गया? ये पॉइंट भी चेंज हो गया कि एक ही तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान और आकार में क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो सेम नहीं होते हैं। तो समस्थानिकों की खोज के बाद ये बताया गया कि डाल्टनवाद में चेंज करके कि एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार और द्रव्यमान में समान नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। तीसरा पॉइंट, आइसोबार की खोज से, समस्थानिकों की खोज से ये पॉइंट का चेंज हो गया। और आइसोबार यानी समभारिक, आइसोबार की खोज से थर्ड पॉइंट भी आप क्या हो गया? चेंज हो गया कि भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो द्रव्यमान और आकार में क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। वो क्या होते हैं? सेम होते हैं, हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऑर्गन और कैल्शियम, इनके क्या होते हैं? परमाणु क्रमांक तो अलग है, लेकिन उनका क्या है? परमाणु भार क्या होता है? सेम होता है। तो समभारिकों की खोज से ये अवधारणा भी क्या हो गई? रॉन्ग हो गई, यानी कि भिन्न भिन्न तत्वों के जो होते हैं परमाणु आकार और द्रव्यमान में क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। फिर परमाणुओं का संयोजन, उन्होंने कहा ना परमाणु अंतिम इलेक्ट्रॉन होते, भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उन्होंने बताया परमाणु से, जो डाल्टन ने बताया कि परमाणुओं को मिलाते हैं तो यौगिक परमाणु बनते हैं,
जबकि इस थ्योरी के अनुसार कि परमाणुओं को मिलाने से अणु बनते हैं। परमाणुओं को मिलाने से क्या बनते हैं? अणु बनते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं। तो परमाणु के संयोजन से यौगिक परमाणु न बनकर क्या बनते हैं? अणु बनते हैं। यौगिक परमाणु न बनके अणु बनते हैं। ये था संशोधित डाल्टनवाद। ये आपके संशोधित डाल्टनवाद अगर एग्जाम में आ जाए तो। अब हम पढ़ेंगे आवोगाद्रा रूल, आवोगाद्रा नियम, लॉ ऑफ आवोगाद्रा। आवोगाद्रा नियम। आवोगाद्रा नियम क्या होता है? सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, ये बताया था आवोगाद्रा ने। समान ताप दाब पर समान आयतन में, समान आयतन यानी टेम्परेचर भी सेम, प्रेशर भी सेम और आयतन भी क्या हो? सेम हो, तो उन गैसों में क्या होता है? अणुओं की संख्या समान होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया, प्रेशर कांस्टेंट रख दिया और मैंने 1 लीटर हाइड्रोजन ली और 1 लीटर ही क्या ली? क्लोरीन गैस ली, तो दोनों के ही आयतन समान होने के कारण उनमें अणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। तो समान ताप दाब पर आवोगाद्रा नियम क्या हो गया? सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, ताप दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। अणुओं की संख्या समान होती है। ये था आवोगाद्रा नियम। बर्जीलियस ने बताया था समान ताप दाब पर समस्त गैस में परमाणुओं की संख्या समान होती है। एक थ्योरी थी बर्जीलियस की, उसने बताया था सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर सेम वॉल्यूम वाली गैस में क्या होते हैं? परमाणुओं की संख्या समान होती है। तो इसके अनुसार आवोगाद्रा नियम हो गया। इसके यूजेस क्या हैं? आवोगाद्रा नियम आपको यही लिखना है, इसके यूजेस क्या हैं, इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं। दूसरा है उपयोग। आवोगाद्रा नियम के क्या उपयोग हैं? परमाणु और अणुओं की जो स्पष्ट परिभाषा देकर और आवोगाद्रा ने डाल्टन के परमाणुवाद को क्या किया? संशोधित किया। उसने अणु और परमाणु की डेफिनेशन बता दी कि पदार्थ का छोटा कण होता है जो 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से, उसको परमाणु कहते हैं। और परमाणुओं के संयोग से क्या बनते हैं? अणु बनते हैं। तो ये डेफिनेशन दी आवोगाद्रा ने और डाल्टन के जो डाल्टन थ्योरी थी उसमें क्या किया? करेक्शन किया। दूसरा है किसी भी एलिमेंट्री गैस, कोई भी तात्विक गैस में एक ही अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या को उसकी क्या कहते हैं? परमाणुकता कहते हैं, एटोमिसिटी कहते हैं। कोई भी एलिमेंट्री गैस है वो उसके एक अणु में जितने भी परमाणु उपस्थित है, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एक में कितने? 2 परमाणु हैं, तो ये उसकी परमाणुकता कितनी हो गई? 2। क्लोरीन, क्लोरीन की एक अणु की परमाणुकता कितनी हो गई? 2। तो किसी भी एलिमेंट्री गैस के एक अणु में जितने परमाणु उपस्थित होते हैं वह उसकी एटोमिसिटी होती है, परमाणुकता होती है। जैसे हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, क्लोरीन की एटोमिसिटी कितनी है? 2 है। नाइट्रोजन की एटोमिसिटी कितनी है? 2 है। तो ये था इसका, हम एटोमिसिटी पता लगा सकते हैं। फिर उसने बताया था गैसों के वाष्प घनत्व और अणुभार में संबंध बताया। ये हम पूरा डेरिवेशन है गैसों के
गैसों के वाष्प घनत्व और अणुभार में संबंध, ये इसका तीसरा यूज़ है, वो पूरा डेरिवेशन हम पढ़ेंगे। और चौथा है गैस रासायनिक केमिकल फॉर्मूला हमको क्या करना है, बनाना, व्युत्पन्न करना, डिराइव केमिकल फॉर्मूला फॉर किसी भी के लिए हम क्या कर सकते हैं, गैसों का रासायनिक सूत्र व्युत्पन्न करना, गैसों का रासायनिक सूत्र व्युत्पन्न करना। तो ये हैं आवोगाद्रा के नियम और उसके यूजेज। आवोगाद्रा समान ताप पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। बर्जीलियस के अनुसार समान ताप पर समान आयतन वाली गैसों में परमाणुओं की संख्या समान होती है। क्या यूजेज हैं? अणु परमाणु की स्पष्ट परिभाषा दी आवोगाद्रा ने। इससे हम यानी कि अणु और परमाणु की हम डेफिनेशन बता सकते हैं, एटोमिसिटी बता सकते हैं कि अगर एक ही एलिमेंट्री गैस है तो एक अणु में जितने परमाणुओं से मिलकर बनी होती है वो उसकी एटोमिसिटी होती है। गैसों की वाष्प घनत्व और अणुभार में हम संबंध ज्ञात कर सकते हैं और गैसों का रासायनिक सूत्र व्युत्पन्न कर सकते हैं। ये आपके हैं आवोगाद्रा नियम और उसके यूजेज। इसमें से हैं थर्ड जो यूजेज हैं उसको मैं पूरा डेरिवेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों। गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम देख रहे थे स्पीड एंड वेलोसिटी को देख रहे थे। उससे पहले हम कुछ जनरल कंसेप्ट को समझ लेते हैं। और उस जनरल कंसेप्ट में हमने देखा था कि ये यूनिवर्स का एक रूल है कि एक टाइम पर किसी भी ऑब्जेक्ट की दो पोजीशन नहीं होती, हमेशा एक टाइम पर उसकी एक ही पोजीशन होती है। और हमने देखा अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका डिस्टेंस चेंज नहीं होता, उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होता, पर एक क्वांटिटी है जो रेगुलर चेंज होती है। और वो क्वांटिटी कौन सी थी? तो वो क्वांटिटी थी टाइम। कौन सी थी? टाइम। ठीक है, तो टाइम कंटिन्यूसली चेंज होता है, चाहे ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो या मोशन में हो। टाइम कभी किसी के लिए रुकता नहीं। अगर रेस्ट में तो भी टाइम तो अपने आप को चेंज करेगा, और अगर मोशन में तो भी टाइम को जिस गति से वो अपने आप को चेंज करता है वो करता ही रहता है। तो हमने देखा था कि एक पर्टिकुलर टाइम पर किसी भी ऑब्जेक्ट की दो पोजिशन पॉसिबल नहीं है। अगर हम देखते हैं कहीं पर ऐसा कि एक ही टाइम पर कि जैसे कि मैं यहाँ पर भी हूँ, मुझे पास वाला ऑब्जर्व कर रहा है, मैं यहाँ पर भी, और मैं वीडियो कॉलिंग से दूसरे से बात भी कर रहा था, वो मुझे वहाँ पर भी देख रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि जिस टाइम पर वो मुझे हाथ हिलाता हुआ इस टाइम पर कुछ पर्टिकुलर टाइम पर देखेगा, वो जो दूसरा जो कैमरे के अंदर जो बाहर की तरफ है दूसरा व्यक्ति जो आपको देख रहा है मोबाइल के अंदर, वो जब आपको हाथ हिलाता दिखेगा तो उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ टाइम का डिफरेंस होगा। और वो स्मॉल टाइम कितना भी हो सकता है, 0.001 सेकेंड भी हो सकता है, 0.01 सेकेंड भी हो सकता है, 0.1 सेकेंड भी हो सकता है, कुछ भी टाइम डिफरेंस जरूर होगा। पर एक पर्टिकुलर टाइम पर कि 5:03 और 30 सेकेंड, ठीक है, पर इस आदमी ने हाथ हिलाता हुआ देखा, दूसरे ने भी इसी सेकंड पर इसी टाइम पर देखा, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ सेकंड के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर होगा। यानी पर्टिकुलर टाइम पर किसी भी ऑब्जेक्ट की दो पोजीशन नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो हमने देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो या मोशन में हो, टाइम लगातार क्या होता है, चेंज होता है। अगर टाइम के साथ, टाइम क्या है, एक तरह की फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्या है? एक तरह की फंडामेंटल क्वांटिटी है टाइम। और अगर टाइम चेंज हो रहा है, अगर टाइम के साथ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी चेंज हो, क्या चेंज हो, किसी भी बॉडी का टाइम के साथ डिस्टेंस भी चेंज हो, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमने एक नई क्वांटिटी बनाई और जिसको हमने बोला स्पीड। जिसको हमने क्या बोला? स्पीड बोला। ठीक है, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, और अगर अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो कुछ ना कुछ टाइम भी तो चेंज होगा, क्योंकि टाइम तो अगर वो ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करे या नहीं करे, दोनों कंडीशन में टाइम तो चेंज होने वाला ही है। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन भी चेंज कर रहा है और साथ में टाइम भी चेंज हो जाए, टाइम और पोजीशन दोनों साथ में चेंज हो गए, तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमने एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की फिजिक्स में, और उस नई क्वांटिटीज को हम बोलते हैं स्पीड।
क्या बोलते हैं हम, स्पीड। और जो स्पीड हमारी होती है वो कौन सी क्वांटिटी है, तो स्पीड हमारी है वो डिराइव्ड क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि इसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। कि जैसे कि टाइम के अंदर दो क्वांटिटीज हमने लिए, कौन सी, एक तो टाइम लिया है और दूसरा क्या है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस बेसिकली क्या है, लेंथ। क्या है, लेंथ। तो टाइम और लेंथ की हेल्प से हमने नई क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस की, और वो क्वांटिटीज कौन सी है, स्पीड। और स्पीड हमको कब मिलेगी, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन के टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन भी चेंज हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। ठीक है, तो स्पीड क्या है, तो स्पीड क्या है, तो स्पीड एक तरह का डिस्टेंस है। कि जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है ए पोजीशन पर है, कहाँ पर है, ए पोजीशन पर है। अब ये कोई दूसरी ए लोकेशन है, ये बी लोकेशन है, और ये कोई सी लोकेशन है। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई आदमी है, वो ए से सी गया, पहले कहाँ गया, ए से सी गया, और सी से कहाँ पर आया, बी पर, सी से बी पर आया। ठीक है, अब हमने पूछा कि भाई इसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। इस आदमी ने जो कि ए पर था, ए से सी पर गया, सी से बी पर आया, तो उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना किया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो सपोज ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, और ये भी 10 मीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट उसका हो गया 10 मीटर। 10 मीटर। अगर हमने बोला कि सर बताओ डिस्टेंस कितना उस आदमी ने कवर किया, तो डिस्टेंस कितना कवर किया, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 10 + 10 कितना हो गया, 20 मीटर। यानी डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से कैसा होगा, ज़्यादा होगा। कैसा होगा, ज़्यादा होगा। तो डिस्टेंस 20 मीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, 10 मीटर। अब इस ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज की। अब पहले यहाँ पर था, अब उसकी पोजीशन कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, तो पहले ये यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ आया। तो जैसे कि अगर सपोज ये वाली चीज़ को हम रब कर दें और देखें कि ऑब्जेक्ट यहाँ से सपोज यहाँ पर गया, इसने अपनी पोजीशन चेंज की। तो जैसे ये यहाँ पर गया तो कुछ टाइम था, जैसे कि हमने बोला 5 सेकेंड। कितना था टाइम, 5 सेकेंड। और जैसे ये यहाँ से यहाँ गया और यहाँ पर जब पहुँचा तब टाइम कितना था, 10 सेकेंड। कितना था, 10 सेकेंड। तो इस ऑब्जेक्ट को ए से बी पर जाने में कितना टाइम लगा, तो ए से बी पर जाने में उसको कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड। 5 सेकेंड। तो टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड। और पोजीशन कितनी चेंज होगी इसकी, तो ए टू बी गया, कितनी पोजीशन चेंज होगी, 10 मीटर। कितनी आ गई, 10 मीटर। तो 5 सेकेंड कितने में कवर किया इसने, 10 मीटर कितने टाइम में कवर किया, 5 सेकेंड में कवर किया। तो 1 सेकेंड में कितना कवर करेगा, तो डिवाइड बाय क्या करेंगे, 5। तो 1 सेकेंड में कवर कर दिया इसने 2 मीटर। कितना कर दिया, 2 मीटर। कि 1 सेकेंड में इतना कवर कर दिया। तो जब टाइम 1 है, कितना है, 1, यानी 1 सेकेंड है, तब डिस्टेंस कितना कवर कर दिया इसने, 2 मीटर डिस्टेंस इसने क्या कर दिया, कवर कर दिया। और 5 सेकेंड के बाद ये ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो 5 सेकेंड में उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 10 मीटर कर दिया। तो जो स्पीड है वो क्या है, तो स्पीड जो बेसिकली है क्या है, तो स्पीड भी बेसिकली क्या है, डिस्टेंस है। क्या है, डिस्टेंस है। कि 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ऑब्जेक्ट, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड। क्या बोलते हैं, स्पीड। तो स्पीड की डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 सेकेंड। इन 1 सेकेंड। तो स्पीड क्या है, तो स्पीड इज डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, चाहे वो 1000 किलोमीटर करे, तो स्पीड कितनी, 1000 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर उसने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया 1 सेकेंड में, तो हम क्या बोलेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड उसकी क्या है, स्पीड है। तो स्पीड इज डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 सेकेंड। तो स्पीड इज ए डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 सेकेंड। इफ अगर कोई ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, और इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया, तो उसने किया d डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस, d डिस्टेंस। और कितना टाइम लगा, तो इस ऑब्जेक्ट को a टू b जाने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, d डिस्टेंस ट्रैवल किया। और टाइम कितना लगा, t लगा। तो क्या हो जाएगा, स्पीड कितनी हो जाएगी, इफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड d in t time,
टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना का ट्रैवल किया, d, और कितने टाइम में, t टाइम में। तो जो स्पीड होगी, और स्पीड को हम किससे डिनोट करते हैं, v से डिनोट करते हैं, और v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d बाय टी। क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू डी बाई टी। और बहुत सी जगह फिजिक्स में हम डिस्टेंस को s से भी डिनोट करते हैं। डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, तो s से भी डिनोट करते हैं, और हम d से भी डिनोट करते हैं। तो हम और करके s वाला फॉर्मूला भी लिख देंगे कि डिस्टेंस कितना, s ओपन t, कितना हो गया, s ओपन t। तो अगर d डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट t टाइम में कवर करता है तो उसकी स्पीड तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो क्या हो जाएगा, d बाय टी। यानी स्पीड कितनी होगी, तो स्पीड का फॉर्मूला हो गया d बाय टी। और d क्या है, तो d या s क्या है, डिस्टेंस, तो हमने लिख दिया डिस्टेंस। और t का मतलब क्या है, तो t का मतलब है टाइम। तो डिस्टेंस ओपन टाइम क्या होता है, तो डिस्टेंस ओपन टाइम आ गया हमारा स्पीड। क्या आ गया, स्पीड, ठीक है। अब स्पीड कौन सी क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है। टाइम भी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैंने आपसे पूछा कि आपकी मोटरसाइकिल के अंदर, अगर आप मोटरसाइकिल लेकर ट्रैवल कर रहे हो, ऑन द वे हो आप, ठीक है, ट्रैवल कर रहे हो आप, अंडर मोशन के अंदर हो, ठीक है। मैंने पूछा, फोन लगाया तुरंत, और आपने फोन उठाया, रिसीव किया, और मैंने आपसे पूछा कि आपकी स्पीड कितनी है। आपने फट से गाड़ी की स्पीडोमीटर के अंदर देखा और आपने बोल दिया कि सर मेरी गाड़ी की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। कितनी बोला आपने, 60 किलोमीटर पर आवर। तो क्या 60 किलोमीटर आवर बताने के लिए आपको डायरेक्शन बताना जरूरी लगा क्या, डायरेक्शन बताना कंपलसरी था क्या, तो नहीं था। आप चाहे राइट में जा रहे हो, लेफ्ट में जा रहे हो, या कहीं पर भी जा रहे हो, स्पीडोमीटर के अंदर आपने देखा 60 किलोमीटर पर आवर है। यानी डायरेक्शन इस मैग्नीट्यूड को अफेक्ट नहीं करती है, ठीक है, या इस मैग्नीट्यूड को बताने के लिए डायरेक्शन बताना कंपलसरी नहीं है। तो स्पीड जो हमारी है वो कौन सी क्वांटिटी है, तो स्पीड हमारी जो क्वांटिटी है वो स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो स्पीड हमारी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, तो स्पीड की जो एसआई यूनिट होगी, यहाँ पर नहीं दिखेगा तो यहाँ पर लिख लेते हैं एसआई यूनिट। और स्पीड की जो एसआई यूनिट होगी वो कौन सी हो जाएगी, तो एसआई यूनिट होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस के लिए हम क्या लेते हैं, तो डिस्टेंस क्या है, बेसिकली लेंथ, और लेंथ के लिए हम जो यूनिट लेते हैं वो कौन सी होती है, मीटर होती है। तो मीटर ओपन क्या है, टाइम, और टाइम की जो यूनिट है वो क्या है, सेकेंड है। यानी ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड कितनी होगी, मीटर पर सेकेंड। कितनी होगी, मीटर पर सेकेंड। अब अगर डायमेंशन हमको निकालने हैं कि स्पीड के डायमेंशन क्या होते हैं, तो डायमेंशन कितने हो जाएंगे, डायमेंशन, तो डायमेंशन मीटर क्या है, m। मास का कोई मतलब है कि स्पीड के अंदर मास कहीं आ रहा है क्या, ऑब्जेक्ट का मास कहीं पर है, नहीं है, तो m की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। l लेंथ है तो कितना हो गया, 1 हो गया। और s टाइम है तो क्या हो गया, t की पावर -1। तो ये क्या हो गया, इसके डायमेंशन हो गया। यानी L1 t -1, ये किसके डायमेंशन हो गए, स्पीड के डायमेंशन हो गया, ठीक है। तो स्पीड कौन सी क्वांटिटी है, तो स्पीड सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड क्या होती है, तो स्पीड क्या है, एक तरह का डिस्टेंस है, ट्रैवल इन 1 सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्पीड। तो स्पीड का इफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 सेकेंड, कितना डिस्टेंस, कितना ट्रैवल किया, डी डिस्टेंस ट्रैवल किया इन टी टाइम में। अगर कोई ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस ट्रैवल करता है इन टी टाइम में, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, तो v इज इक्वल टू डी बाई टी, या हम इसको लिख सकते हैं s बाई टी। और s का डिस्टेंस, तो t का है टाइम, तो स्पीड का फॉर्मूला आ गया। स्पीड कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उसके लिए हमको डायरेक्शन बताना कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है। तो स्केलर क्वांटिटी है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो कौन सी होती है, मीटर पर सेकेंड। और इसके डायमेंशन होते हैं वो कितने होते हैं, m0 L1 t -1, ठीक है। तो ये हमने किसके बारे में देखा, स्पीड के बारे में देखा। अब जो स्पीड होती है उसको हमने उसके क्लासिफिकेशन हमने किया, क्या किया हमने, क्लासिफिकेशन किए किसके, स्पीड के। क्लासिफिकेशन, तो स्पीड कितने टाइप्स की है, हमने उसके क्लासिफिकेशन स्टार्ट किए। तो उसके क्लासिफिकेशन क्या है, तो एक स्पीड को हमने बोला यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। एक होती है हमारी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एक होती है हमारी एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, ठीक है। और एक क्लासिफिकेशन हमने किया उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड,
इंस्टेंटेनियस स्पीड। और एक लास्ट हमने इसका और क्लासिफिकेशन किया, एक और पार्ट हमने देखा स्पीड का, और वो कौन सा था, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। तो स्पीड और जो वेलोसिटी है वो ऑब्लिक कर लेना यहाँ पर वेलोसिटी, क्योंकि दोनों चीज़ें सेम है। हम डिफरेंस क्या है अभी देख लेते हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी यहाँ पर भी वेलोसिटी और यहाँ पर भी वेलोसिटी, ठीक है। अब स्पीड को हमने देखा, अब हमको देखना है वेलोसिटी क्या होती है। तो वेलोसिटी क्या होती है कि जैसे हमने देखा कि स्पीड इज ए डिस्टेंस, वैसे ही जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में जितना हम डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो डिस्टेंस भी क्या है, बेसिकली लेंथ है, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, बेसिकली लेंथ। तो डिस्टेंस और वेलोसिटी और स्पीड दोनों चीजें एक ही चीज है, ठीक है। पर जब डिस्प्लेसमेंट ओपन टाइम करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी, और डिस्टेंस ओपन टाइम हम बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। तो जो वेलोसिटी है वो हमारी कौन सी क्वांटिटी है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं कि वेलोसिटी को भी हम v से ही डिनोट करते हैं। और वेलोसिटी क्या हो गया हमारा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी वेलोसिटी बेसिकली है क्या, तो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो 1 सेकेंड में जितना भी डिस्प्लेसमेंट कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। पर जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा, कि जैसे ये मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में कोई मोशन कर रहा है, A to B जा रहा है, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, अब ये क्या है, तो ये मिनिमम डिस्टेंस है या दोनों पोजिशन के बीच का डिफरेंस है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस भी यही है, डिस्प्लेसमेंट भी यही है। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वही क्या होगी, इसकी स्पीड होगी, और जो स्पीड है वही इसकी क्या होगी, वेलोसिटी होगी। जब कौन सी कंडीशन में, स्ट्रेट लाइन में मोशन है, और हम पढ़ भी कौन सा चैप्टर है, 3rd चैप्टर, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन या मोशन इन ए 1 डायमेंशन। तो अब डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। लास्ट क्लास में हमने देखा था, क्योंकि इसकी 2 डायरेक्शन होती है, इसके पास पॉजिटिव डायरेक्शन भी होती है, नेगेटिव डायरेक्शन भी होती है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट हमारी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो जो वेलोसिटी होगी वो भी कौन सी क्वांटिटी होगी, तो वेलोसिटी भी होगी, वो कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमारी जो स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, वो भी कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। तो कौन सी क्वांटिटी है वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। बाकी डायमेंशन वही है, फॉर्मूला वही है, सारी चीज़ें कैसी है, वही है। सिर्फ जो है कि स्पीड जो हमारी है वो स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी है हमारी वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ये इन दोनों के बीच का मेजर डिफरेंस है, ये आपको ध्यान रखना है कि वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड हमारी है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद हमको जो देखना है, क्लासिफिकेशन हमने जो लिखे हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी, एवरेज स्पीड या वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी, रिलेटिव स्पीड या वेलोसिटी, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया देखा था प्रीवियस वीडियो में, और उसके बारे में मैंने जितने भी मतलब टर्म्स थे वो आपको बता दिए थे कि उसकी आउटर मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर कितना प्रोटीन होता है, लेस होता है, हाई होता है, और हमने आउटर और इनर मेम्ब्रेन का कंपैरिजन भी देख लिया था। आप कंपैरिजन करोगे तो इजीली आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। जैसे आउटर की बात करें तो उसमें लेस प्रोटीन होता है, इसके कंपेरिजन में इनर में क्या होता है, हाई प्रोटीन होता है या मोर प्रोटीन होता है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो मतलब जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है उसमें क्या होता है, लेस लिपिड्स होते हैं, मतलब लिपिड्स की क्वांटिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, और उसमें कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है। जबकि
जबकि आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो उसके जस्ट अपोजिट होगा, तो उसमें क्या होंगे, हाई लिपिड्स होंगे और उसके अंदर क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल की जो क्वांटिटी होगी वो मतलब कोलेस्ट्रॉल उसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट होता था, लास्ट में हमने जो पढ़ा था वो था आपका ऑक्सीजोम्स। मैट्रिक्स के बारे में देख लिया, क्योंकि मैट्रिक्स के बारे में आपको याद रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स का कलर कैसा होता है, पेल येलो होता है, और पेल येलो होने का रीजन क्या होता है, इसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन की वजह से उसका कलर कैसा होता है, पेल येलो होता है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैट्रिक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों, तो उसका रीजन ये है कि जितनी भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी यानी सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है आपके सेल के अंदर, मतलब जो आपको एनर्जी मिलती है, तो जो एक्टिविटी जिसके अंदर होगी सेलुलर रेस्पिरेशन की, वो किसके अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर होती है। तो जितने भी रेस्पॉन्सिबल एंजाइम्स होते हैं उसके लिए, यानी सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए जितने भी रेस्पॉन्सिबल एंजाइम है वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद इसके अंदर क्या होता है, डाइवेलेंट आयन्स होते हैं, जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीज और आयरन। इसके बारे में भी हमने देख लिया था। तो डाइवेलेंट आयन क्या काम करते हैं, तो ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं और उसके अदर मतलब जो फंक्शन भी होते हैं। इसके बाद हमने देखा था इसके अंदर सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होता है, किसके अंदर, मतलब आपके मैट्रिक्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है। इसके बाद ये फोल्डेड होती है, तो क्रिस्टा हमने देख लिया था। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो स्ट्रक्चर का ही पार्ट 2 है, यूँ समझ लीजिए। मतलब जो हमने ऑक्सीजोम देखा था उसके बारे में हम डिटेल देखेंगे कि ऑक्सीजोम होता कैसे, वो कहाँ पे अटैच होता है और उसका फंक्शन क्या है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि एटीपी फॉर्मेशन का काम ही आपका ऑक्सीजोम करता है। जब हम बात करते हैं पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया, क्यों? क्योंकि ये एटीपी फॉर्मेशन करता है, मतलब क्या बनाता है, एनर्जी बनाने का काम करता है। ये तो हमने देख लिया, लेकिन इसमें मेनली हम कहते हैं कि आपको एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, तो हम सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नाम लेते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में भी ऐसा कौन सा और मतलब पार्ट है जो एनर्जी फॉर्मेशन का काम करता है, वो है आपका ऑक्सीजन। जब आपको डिटेल में पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी ऐसा कौन सा पार्ट है जो क्या करता है, एनर्जी बनाता है, तो आपको ध्यान रखना है ऑक्सीजोम होता है। तो ऑक्सीजोम के बारे में देखेंगे हम, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजोम, जिसको हमने क्या कहा था, F0 F1 पार्टिकल भी कह सकते हैं। तो इसके डिटेल स्ट्रक्चर को देखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो माइटोकॉन्ड्रिया था आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि इसकी ये क्या थी, ये आउटर मेम्ब्रेन थी, और इसके अंदर जो दूसरी मेम्ब्रेन थी वो क्या थी, फोल्डेड थी, जो हमने देखी थी यहाँ पे कि इसके अंदर फॉल्स बने हुए थे, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टा कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, आपके इनर मेम्ब्रेन हो जाएगी। अब ये इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन क्यों ड्रॉ किए, क्योंकि मैं यहाँ पे स्ट्रेट इसको ड्रॉ करूंगा तो आपको ध्यान होना चाहिए वो इनर मेम्ब्रेन है और वो आउटर मेम्ब्रेन है। तो जैसे हम यहाँ पे बात करें तो ये हो जाएगी आपके आउटर मेम्ब्रेन, ये कौन सी हो जाएगी, आपके आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगी, आउटर मेम्ब्रेन। अब इसको स्ट्रेट क्यों बना रहे हैं, तो उसका रीजन है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगी आपके आउटर मेम्ब्रेन। इसके बाद जो इनर मेम्ब्रेन है, यानी हम बना रहे हैं यहाँ पे ये फोल्ड्स, कौन सा फोल्ड, ये वाला समझ लीजिए, यहाँ से हमने इसको उठा लिया और ये फोल्ड्स यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये कौन सी हो जाएगी, आपके इनर मेम्ब्रेन हो जाएगी। तो ये हो जाएगी आपके इनर मेम्ब्रेन। जैसे इनर मेम्ब्रेन की बात करें अगर अपन, तो वो क्या होती है, फोल्डेड होती है। तो हम इस फोल्ड्स को ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। ये हो जाएगी आपके इनर मेम्ब्रेन, मतलब ये वाला पार्ट हमने ड्रॉ किया है। ये क्या हो गया, ये क्रिस्टा है आपका, तो ये हो जाएगी आपके इनर मेम्ब्रेन। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर भी दो पार्ट है, हम देख रहे हैं यहाँ पे हमने इसको ड्रॉ किया, जैसे यहाँ पे हमने इसको सिंगुलरली ड्रॉ किया था क्योंकि स्ट्रक्चर के बारे में देख रहे थे। लेकिन ये जो क्रिस्टा हमने बनाया यहाँ पे, इसके अंदर दो पार्ट है, ये आउटर और ये इनर, मतलब इनर मेम्ब्रेन के ही दो पार्ट हो गए कि इनर मेम्ब्रेन में एक आउटसाइड पार्ट है, एक इनसाइड पार्ट है। अब ये कैसे है वो देख लेते हैं हम। जैसे हम यहाँ पे बात करें तो आपकी जो इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर क्या प्रेजेंट था, आपका मैट्रिक्स प्रेजेंट था, मतलब ये जो आपकी इनर मेम्ब्रेन की फोल्ड्स है तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, आपका मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा। इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं हो, मैंने वो दूसरा डायग्राम वहाँ पे शो किया है। तो ये हो जाएगा आपका मैट्रिक्स। तो ये एक इनसाइड पार्ट कर रहे हैं, मतलब आउटसाइड टू इनसाइड बात कर रहे हैं हम। तो ये हो जाएगा आपका मैट्रिक्स। यहाँ पे कंप्लीट इसको ड्रॉ कर देगा। तो ये हो जाएगा आपका मैट्रिक्स। तो ये हो जाएगा आपका मैट्रिक्स। इसके बाद हम देखें यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन के अंदर दो पार्ट है, यूँ कहा था मैंने। तो जो फेस आउटर की तरफ है, जो फेस आउटर की तरफ है उसको हम क्या कहते हैं, सी फेस। इसको क्या कहते हैं, सी फेस। किसका, इनर मेम्ब्रेन का ही। जो फेस आउटसाइड की तरफ है, मतलब आउटर मेम्ब्रेन की तरफ है, उसको हम क्या कहते हैं, सी फेस और साइटोसोल फेस। क्या कहा जाता है, सी फेस और साइटोसोल फेस।
इसके बाद जो इनर मेम्ब्रेन है, मतलब इनर मेम्ब्रेन का जो इनसाइड पार्ट है जो किसकी तरफ है, मैट्रिक्स की तरफ है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एम फेस। क्या कहते हैं, एम फेस। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि एम फेस क्यों कहते हैं, उसका रीजन है कि मैट्रिक्स की तरफ है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एम फेस कहते हैं। इसके बाद ये जो फोल्ड्स बना हुआ है, इस फोल्ड्स को हमने क्या नाम दिया था, इसको नाम दिया था हमने क्रिस्टा। क्या नाम दिया था, क्रिस्टा दिया था। और इसके बाद यहाँ पे क्या है, ये जो इनर मेम्ब्रेन है और आउटर मेम्ब्रेन, इनके बीच में क्या है, स्पेस है, जिसको हमने क्या कहा था, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, या फिर इसको हम कह सकते हैं यहाँ पे जो ये कंपार्टमेंट है बीच में, इसको कहेंगे हम आउटर कंपार्टमेंट। इसको क्या कहेंगे, आउटर कंपार्टमेंट। और ये आउटर कंपार्टमेंट क्या होता है आप जानते भी हो। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, ये आउटर कंपार्टमेंट हो गया आपका, और ये इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन। इसमें भी ये ध्यान रखना है, मैट्रिक्स की तरफ जो है फेस, उसको हम क्या कहेंगे, एम फेस, और इनर मेम्ब्रेन में जो आपके आउटर मेम्ब्रेन की तरफ जो फेस है, उसको हम क्या कहेंगे, या तो सी फेस या फिर साइटोसोल फेस। क्लियर है यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना। अब जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है आपका ऑक्सीजोम, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजोम के बारे में पढ़ने वाले। और आपका जो स्ट्रक्चर होता है ऑक्सीजोम का, वो क्या होता है, आपका जो ऑक्सीजोम का स्ट्रक्चर होता है वो कहाँ पे, इनर मेम्ब्रेन से ही अटैच होता है। तो इनर मेम्ब्रेन से अटैच होता है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं इसको। जैसे आपका ये अंदर की तरफ, इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, तो ये आपके इनर मेम्ब्रेन से अटैच होता है। इसके बाद इसमें एक स्टॉक लाइक पार्ट होता है जो इससे फिर से अटैच होता है, और एक आउटर मोस्ट पार्ट होता है, यानी ये स्टॉक लाइक यहाँ पे कंप्लीटली अटैच होगा इससे। इसके बाद जो आउटर मोस्ट पार्ट होगा वो हो जाएगा आपका थोड़ा लार्जर होता है और सर्कुलर होता है। तो ऐसा होता है आपका ऑक्सीजोम। मैं एक ही पार्टिकल बना रहा हूँ यहाँ पे, ये कंप्लीटली आपके इनर मेम्ब्रेन से अटैच होता है, वो भी कहाँ पे, आपके एम फेस वाले पार्ट से अटैच होता है। और इसके अंदर ये क्या हो जाएगा, तीन पार्ट होते हैं इसके अंदर। तो ये वाला जो पार्ट होता है उसको ये क्या हो जाएगा, बेस, ये हो जाएगा स्टॉक, और ये हो जाएगा आपका हेड। इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे अलग से बना के, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ इसमें। तो इसके जो पार्ट्स है उसमें जैसे एक सर्कुलर पार्ट होता है इसके अंदर, इसके बाद इसके अंदर क्या होता है, स्टॉक लाइक होता है पार्ट जो आपके हेड से अटैच होता है, और इसके बाद हो जाता है इसका बेस जो इनर मेम्ब्रेन की तरफ होता है। तो ये हो जाएगा आपका बेस। तो इसको हम नेमिंग कर देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका इसका बेस। और बेस को हम क्या कहते हैं, F0 पार्टिकल। इसको क्या कहा जाता है, F0 पार्टिकल भी कहते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए F0 पार्टिकल किसको कहते हैं, तो जो आपका ऑक्सीजोम है उसके बेस को हम क्या कहते हैं, F0 पार्टिकल कहते हैं। इसके बाद है आपका स्टॉक। अब स्टॉक जो होता है इसको कहते हैं F5 to F6 पार्टिकल। F5 to F6 पार्टिकल भी कहा जाता है, या इसको स्टॉक भी कह सकते हैं। और लास्ट जो पार्टिकल है आउटर साइड जो होता है, आउटर मोस्ट, इसको कहते हैं हम हेड। इसको क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, F1 पार्टिकल भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, F1 पार्टिकल भी कहा जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसकी जो ध्यान रखनी है F1 पार्टिकल की, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, और इस एंजाइम को कहते हैं हम ATPase। ATPase कहा जाता है, या फिर इसको कह सकते हैं ATP सिंथेटेज। पूरा नाम है इसका ATP सिंथेटेज। अब ये ATP सिंथेटेज होता क्या है, तो ये ATP को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। अब ये काम कैसे करता है, जैसे हमने ऑक्सीजोम के बारे में देख लिया, इसका स्ट्रक्चर देख लिया वगैरह, सब कुछ समझ में आ गया यहाँ पे। और इससे रिलेटेड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी हेल्प करता है, वो सब हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑक्सीजोम की। किसकी, ऑक्सीजोम। अब ये जो ऑक्सीजोम होता है आपका ऑक्सीजोम, इसकी अगर अपन बात कर रहे थे ये फंक्शन कैसे करता है, मैं आपको बता देता हूँ कि जब प्रोटॉन यहाँ पे आते हैं, यानी आपका जो आउटर कंपार्टमेंट है, तो ये ATP फॉर्मेशन करेगा कैसे। तो जैसे ये आपका आउटर कंपार्टमेंट है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो ये क्या बना हुआ, आउटर कंपार्टमेंट, यानी पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जो है, उसमें जब प्रोटॉन क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं, इसके अंदर डाइवेलेंट प्रोटॉन क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं। ये जो प्रोटॉन है ये क्या करते हैं, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करने का काम करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंसंट्रेशन इनका हायर है, और ये क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं, लेकिन ये एक्टिवली क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होंगे। क्यों, क्योंकि ये जो आपकी मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, वो क्या होती है, ये परमिएबल नहीं होती है, मतलब ये इनको क्रॉस नहीं करने देती है। मतलब इन आयंस के रेस्पॉन्सिबल में क्या होती है, ये परमिएबल नहीं होती, जिसकी वजह से ये क्रॉस नहीं कर पाते। अब ये क्रॉस नहीं कर पाते क्योंकि सेलेक्टिवली या सेमी परमिएबल है, तो ये क्रॉस नहीं कर पाते थे, क्या होते हैं, एक्टिवली
डिफ्यूज होते हैं, मतलब एक्टिवली डिफ्यूज होंगे यानी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये एक्टिवली तो डिफ्यूज होते हैं, लेकिन जब ये एक्टिवली डिफ्यूज होते हैं तो क्रॉस कैसे करेंगे इस मेम्ब्रेन को, तो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं ये वाया ऑक्सीजोम, मतलब आपके ऑक्सीजोम के थ्रू क्या करते हैं ये क्रॉस करते हैं। ये क्रॉस कैसे करेंगे, जैसे ही समझ लीजिए ये प्रोटीन यहाँ ट्रैवल करता हुआ यहाँ पे आया, अब जैसे ये एक्सोसोम के पास आता है तो ऑक्सीजोम क्या करता है इसको रिसीव करता है, मतलब यहाँ पे ये कंप्लीट क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीजोम है, तो ये ऑक्सीजोम के थ्रू ट्रैवल करता हुआ बाहर जाएगा। तो जैसे ये ऑक्सीजोम के थ्रू ट्रैवल करेगा तो ऑटोमेटिकली इजीली ट्रांसफर कर लेगा, बाकी ये मेम्ब्रेन जो होती है इसको ट्रैवल नहीं कर सकती। लेकिन जहाँ जहाँ ऑक्सीजोम प्रेजेंट है, अब ध्यान रखना ये कंप्लीटली ऑक्सीजोम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन क्या होगा ये रिसीव करेगा ऑक्सीजोम, और ये क्या होगा बेस से होता हुआ स्टॉक में जाएगा, और स्टॉक से होता हुआ आपके किस में चला जाएगा, आपके हेड वाले पार्ट में जाएगा। और हेड वाले पार्ट में जैसे ही जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, अब इस प्रोटॉन के पास क्या है एनर्जी होती है, तो इस एनर्जी को एटीपी में कैसे कन्वर्ट करता है ये, तो यहाँ पे होगा आपका एडीपी, क्या होगा एडीपी, जिसको हम क्या कहते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और इसके साथ ये ऐड करेगा किसको एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तब क्या चाहिए एनर्जी, यानी आपका जो प्रोटॉन गया इसकी एनर्जी का इस्तेमाल करेगा, और ये क्या होगा एडीपी के साथ 1 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होगा, और जैसे ही 1 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसके साथ ऐड होता है तो ये क्या जनरेट करेगा, या फिर हम इसको यहीं पे बना लेते हैं, ये ऐड करेगा मतलब एडीपी के साथ 1 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जैसे ही ऐड होता है तो ये क्या बना लेगा एटीपी। क्यों, क्योंकि ये क्या था एडिनोसिन डाइफॉस्फेट था, और ये एटीपी अपना क्या होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, मतलब एक फॉस्फेट इसके अंदर कम था जो ऐड होते ही क्या बना लेगा एटीपी बना लेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि एटीपी फॉर्मेशन का काम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन करता है, यूं पूछे आपको तो आपको ध्यान रखना है ऑक्सीजोम आपका जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है किस लिए एटीपी फॉर्मेशन के लिए, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको क्या कहा जाता है वो भी आपको ध्यान रखना है। जैसे बेस वाला पार्टिकल है इसको F0 पार्टिकल कहते हैं, स्टॉक को F5 to F6 पार्टिकल कहा जाता है, और आपका जो हेड वाला पार्ट होता है उसको F1 पार्टिकल कहते हैं। और इसके अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका एटीपीएस, या फिर इसको कहते हैं एटीपी सिंथेटेस कहा जाता है, क्योंकि ये एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसके बाद जो हमारे बचता है वो इससे फंक्शन, मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शंस क्या करता है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऑक्सीजोम के नंबर कितने होते हैं, तो ये भी वेरी करते हैं, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजोम्स, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजोम्स की बात करें तो ये वेरी करते हैं 10,000 to 1 लाख। कितने वेरी करते हैं 10,000 to 1 लाख पर माइटोकॉन्ड्रिया, 10,000 to 1 लाख इन पर माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितने होंगे 1 लाख to 10,000, कितने होंगे 1 लाख to 10,000, पर ये डिपेंड करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी की, मतलब किस टाइप की उसकी एक्टिविटी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसके अंदर ऑक्सीजोम कितने होंगे। अपन माइटोकॉन्ड्रिया की बात नहीं कर रहे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजोम कितने होंगे 10,000 to 1 लाख, ये वेरी करता है और ये डिपेंड करेगा कि उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी कैसी है। इसके बाद हम इसके जनरल फंक्शंस की बात करें तो इसके फंक्शंस जो हो जाते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर को क्लीन कर देता हूँ ताकि हम फंक्शंस के बारे में जान सकें। तो फंक्शंस की अगर बात करें तो वो लास्ट पार्ट है आपके इस टॉपिक का, ये समझ लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया के सेल ऑर्गेनल जो हम पढ़ रहे हैं तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसके फंक्शंस की बात करें तो ये क्या करता है, एक तो एटीपी फॉर्मेशन करता है, मेन काम क्या है एनर्जी फॉर्मेशन, यानी ये क्या करेगा एटीपी सिंथेसिस करता है। ये क्या करता है, एक तो एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करता है, दूसरी बात ये क्या करता है तो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन दूसरी फॉर्म में कहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करता है तो निबेंकन। आपको ध्यान रखना है निबेंकन क्या होता है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया आपके स्पर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कहा जाता है, सर्कुलर माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको कहते हैं निबेंकन। क्या कहते हैं, निबेंकन कहा जाता है। और वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, आपके स्पर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं, तो ये भी एटीपी फॉर्मेशन का ही काम करते हैं, एटीपी सिंथेसाइज करने का काम करते हैं। इसके बाद ये क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है, मतलब ये क्या करेगा थर्मोजेनेसिस, मतलब ये आपके क्या करता है टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। तो ये मेंटेन टेम्परेचर को भी क्या करता है, ये मेंटेन करता है। इसके बाद ये हेल्प क्या करता है, तो हेल्प इन वाइटेलोजेनेसिस। अब ये वाइटेलोजेनेसिस क्या होता है, हमने प्रीवियस वीडियो में आपने देखा भी होगा, वाइटेलोजेनेसिस के बारे में हमने बात भी की थी। और वाइटेलोजेनेसिस क्या होता है, यॉक फॉर्मेशन, मतलब किसी एग के अंदर यॉक फॉर्मेशन जो होता है, मतलब उसका जो रिजर्व फूड होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, यॉक कहते हैं। और उस यॉक फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वाइटेलोजेनेसिस। इसमें भी ये माइटोकॉन्ड्रिया आपका क्या करता है, हेल्प करता है। तो आपको ध्यान रखना है माइटोकॉन्ड्रिया अकेला एनर्जी बनाने का काम ही नहीं करता, बहुत सारे इसके अदर फंक्शन भी होते हैं, जैसे निबंकन हो गया, आपके एटीपी सिंथेसिस हो गया, टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। इसके बाद आपका जो वाइटेलोजेनेसिस में भी हेल्प करता है। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ
हिम ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। तो ये हो जाएगा आपके किस में हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ हिम। अब ये हिम क्या होता है, तो आपका जो हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर ग्रुप होता है हिम, यानी ये आयरन कंटेनिंग कंपोनेंट होता है और इसके फॉर्मेशन में भी हेल्प कौन करता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया करता है। द फॉर्मेशन ऑफ हिम, फॉर्मेशन ऑफ हिम इन हीमोग्लोबिन, एच बी लिखा है, यानी ये क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, जिनके अंदर एक इसमें क्या बनाने में हेल्प करता है, तो ये हिम को फॉर्मेशन में हेल्प करता है। हिम क्या होता है, ये आयरन कंटेनिंग कंपोनेंट होता है जो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है। ये हो जाएंगे इसके बेसिक फंक्शन। तो आपको ध्यान रखना है क्या करता है, एक तो एटीपी सिंथेसिस करता है, निबंकन, यानी स्पर्म के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, निबंकन कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। ये सर्कुलर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो क्या करते हैं, आपकी टेल को, मतलब स्पर्म का जो टेल होता है उसको स्विंग कराने में हेल्प करते हैं। वहां पे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और एनर्जी बनाने का काम कौन करेंगे, आपके निबंकन करेंगे, यानी स्पर्म, यानी एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करेगा। टेम्परेचर को क्या करता है, ये थर्मोजेनेसिस कहते हैं इसको। तो उसका रीजन ये है कि टेम्परेचर को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है, और सॉरी वाइटोलोजेनेसिस यानी यॉक फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, और फॉर्मेशन ऑफ हिम इन हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। तो ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट, यानी सेल ऑर्गेनल आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो सेल ऑर्गेनल आएगा वो है आपका प्लास्टिड, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।